नमस्कार मित्रों, आप मेरी साथ यानी कि रजनीश कुमार के साथ जो है आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं हम लोग जो है बायोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। हाँ जी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो बात आती है कि कोशिका अर्थात जो है सेल होती है वो क्या होती है, किसे कहा जाता है कोशिका। कोशिका किसे कहा जाए, सेल किसे कहा जाए। सेल या कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि कोशिका है क्या, आखिर कोशिका होती क्या है। देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है। सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कोष्ठक या कोष्ठ, जिसका अर्थ होता है कोष्ठक या कोष्ठ, अर्थात एक छोटा चैम्बर या कमरा, उसे जो है कोशिका कहा जाता है। अब बात आती है कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने खोजा। कोशिका की खोज आखिर जो है किस वैज्ञानिक ने की। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था और खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क को काटकर देखा था। कॉर्क को काटकर देखा था और कॉर्क को काटकर देखने पर इन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं प्रतीत हुई। इन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं प्रतीत हुई, जिसे इन्होंने कोशिका का नाम दिया। जिसे इन्होंने कोशिका का नाम दिया। अब ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं जो इन्हें दिखी थी वो खाली कोष्ठक या कोष्ठ के रूप में थी, जिसे इन्होंने कोशिका का नाम दिया। दरअसल ये बात है 1665 की। इन्होंने कब जो है ऐसा काम किया था, 1665 में। अब इन्हें जो इस तरह की जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, क्या ये वास्तव में कोशिका थी? जी नहीं, उस दौरान ये वास्तव में कोशिकाएं नहीं थी। दरअसल इन्होंने जो देखा था वो एक मृत कोशिका थी, अर्थात कोशिका भित्ति थी। इसीलिए इसे जीवित कोशिका नहीं माना गया। लेकिन बात आती है सबसे पहले किसने देखा, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका के बारे में अध्ययन किया। तो फिर जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाले कौन वैज्ञानिक हैं? जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो देखिए, जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। किस तरीके से? इन्होंने भी अपना एक खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उस खुद के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। जैसे तालाब के पानी का अध्ययन करने पर इन्हें जो है वहां पर कुछ बैक्टीरिया दिखाई दिए थे, जिसे जीवित कोशिका के रूप में जो है पहचान की गई। तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। बात आती है कब की थी? 1674 में की थी। जीवित कोशिका की खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने खोजा था। अब यदि हम पेड़ पौधों की बात करें, तो पेड़ पौधों में कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो मार्सेलो मेलपिघी का नाम आता है। इन्होंने भी पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था और इसके अलावा जो है नर्मिया ग्रीव नाम के वैज्ञानिक थे। नर्मिया
ग्रीव नाम के वैज्ञानिक, इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था। कब किया था? 1661 में किया था। 1661 में पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था। अब बात आती है इसके बाद जो है कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है कि कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं भाई क्यों कहते हैं कोशिका को जीवन की इकाई। पहली बात तो ये कि सभी सजीवों का शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे कोशिका कहते हैं। अर्थात कोशिका सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब किसी भी जीव के शरीर की जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी हुई है? कोशिका से। उसमें होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न कौन कर रही है? कोशिका कर रही है। कोशिका अकेले अपने आप सारे कार्य कर सकती है, अकेले जीवित रह सकती है। इसी आधार पर इसे जीवन की इकाई कहा जाता है। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है कोशिकाओं के बारे में कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो यदि बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। ठीक, अंडा अपने आप में एक कोशिका होता है, इसीलिए जो है उसे कोशिका माना गया है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन यदि आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो सबसे छोटी कोशिका की यदि बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा को शॉर्ट में जो है PPLO कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है ल्यूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ल्यूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे शॉर्ट में PPLO या माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है और इसका कार्य होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को ले जाने वाली कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है और इसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। बात आती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? यदि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो कौन सी होती है? छोटी कोशिका में आता है स्पर्म या शुक्राणु। शुक्राणु को मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। अब यदि आप जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पर एग्जाम दे रहे हैं और वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो निर्भर करेगा ऑप्शन में क्या है। यदि ऑप्शन में शुक्राणु है तो आप शुक्राणु लगाएंगे। यदि ऑप्शन में RBC दिया है, जिससे कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिका, तो शुक्राणु ना दिया है और RBC दिए हैं तो आप RBC टिक कर लेंगे। लेकिन चूंकि RBC को कोशिका नहीं माना जाता है, क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की ऐसी कोशिका का नाम बताइए जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मानव शरीर की केंद्रक रहित कोशिका, मानव शरीर की केंद्रक रहित कोशिका जो होती है वो है आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं, जब केंद्रक नहीं तो कोशिका कैसे मान लिया जाए, इसीलिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसे माना गया है, शुक्राणु को माना गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, पूछते हैं कि मानव शरीर की ऐसी कोशिका बताइए, मानव शरीर की ऐसी कोशिका बताइए जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। अब डीएनए होता है केंद्रक में, अब केंद्रक किसमें नहीं है, आरबीसी में नहीं है, तो आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता, आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक, हम लोग आगे पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक का कार्य बताया जाता है कि केंद्रक का काम होता है कोशिका के समस्त कार्यों को कंट्रोल करना। अब आरबीसी में केंद्रक है नहीं, केंद्रक रहित है, तो इसके कार्यों को कंट्रोल कौन करेगा। तो आरबीसी के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ कोशिकाएं जो होती हैं अर्थात डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी केंद्रक सहित है अर्थात उसमें केंद्रक होता है, तो इसका केंद्रक आरबीसी की भी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, तो ये हो गया है मानव शरीर की छोटी कोशिका, मानव शरीर की लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, बिना केंद्रक वाली कोशिका। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे गए हैं। ठीक, हम लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा बेटा, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, इसके बारे में बात करें। कल भी आपके लिए बताया गया था बेटा कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, क्या क्या बातें बताई थी। तो देखिए कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं बेटा, दो वैज्ञानिक हैं, उसमें नाम आता है स्लाइडेन और स्वान का, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत में जो इन्होंने बातें बताई वो क्या क्या बताई, इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक, दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो कोशिका होती है वो सभी सजीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कोशिका के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसमें बाद में एक पॉइंट और जोड़ा गया जो विर्च्यू नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, विर्च्यू नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से जीवित कोशिकाओं द्वारा होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से जीवित कोशिकाओं द्वारा होती है, पहले से जीवित कोशिकाओं। अगर पूछा जाए कि नई कोशिकाएं कहां से बनती हैं, तो पहले से जो जीवित कोशिकाएं उन्हीं से बन सकती हैं, निर्जीव कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, इसे ओमनीसेलुला ई सेलुला कहते हैं और विर्च्यू नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया था। तो कुल मिलाकर कितने पॉइंट है इसमें, 3 पॉइंट है, और इसी को सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अपवाद क्या है, सेल थ्योरी का अपवाद क्या है। तो विषाणु या वायरस जो होता है वो इसका अपवाद है, वो इस थ्योरी को नहीं मानता। वो सजीव है लेकिन कोशिका नहीं है उसके शरीर में, वो सारे काम करता है लेकिन कोशिका द्वारा नहीं होते। ठीक है, और जब वो सजीव कोशिकाओं के शरीर में सजीवों के शरीर में पहुंच जाता है, अर्थात तो सजीव कोशिकाओं में प्रवेश कर लेता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है, और जब सजीव कोशिकाओं से बाहर आ जाता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए उसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक,
हेडिंग बनाइएगा कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट बात आती है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग वही बात करते हैं, कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं। तो देखिए कोशिकाओं को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे भाई। जो है पहला टाइप होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा टाइप होता है इसका यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। हाँ जी, हाँ, इसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक है वो किस प्रकार का है, इस आधार पर। ठीक है, आप सुने बेटा, अगर इसे इंग्लिश में हम लिखे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, अब मतलब समझिए इनका। देखिए इधर देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अगर इसे हम देखें तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, पुरातन। ठीक है, और इधर कैरियोटिक का मतलब है कैरियन से, इसे कहा जाता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक से, कैरियन का मतलब केंद्रक से। तो ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्रिमिटिव या पुरातन प्रकार का होता है, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्रिमिटिव या पुरातन प्रकार का होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक है वो पुरातन या अल्पविकसित है, तो आखिर है कैसा। अगर इस कोशिका की बात करें तो यहाँ पर यदि हम देखना चाहें कि इसका केंद्रक कैसा है, तो यहाँ पर इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके चारों तरफ कोई परत नहीं पाई जाती, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए इसके केंद्रक को पुरातन या अल्पविकसित कहते हैं, और इस कोशिका को जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हमेशा आपके लिए लिखा मिलता है कि इसका केंद्रक अल्पविकसित होता है, केंद्रक अल्पविकसित होता है, तो अल्पविकसित का मतलब क्या है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, कोई परत नहीं होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अल्पविकसित कहते हैं, और ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बात आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में मिलती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है। तो जितने भी आपने पढ़े हैं मोनरा, मोनरा आप वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, तो मोनरा के अंतर्गत जितने भी जीव रखे गए हैं, अर्थात जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी बैक्टीरिया का शरीर कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। उनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। उनकी कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक, अब यूकैरियोटिक, तो यू का मतलब है यहाँ पर ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, और कैरियोटिक का मतलब है कैरियन से, कैरियन आता है बेटा केंद्रक के लिए, तो इनका केंद्रक सत्य या विकसित प्रकार का होता है, सत्य या विकसित प्रकार का होता है, उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कहते हैं। तो विकसित या सत्य का मतलब क्या है, अगर इसकी कोशिकाओं में यदि हम देखें तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इस केंद्रक झिल्ली पाए जाने के कारण ही इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और इसी को जो है विकसित प्रकार का केंद्रक कहा जाता है। ये किसमें पाई जाती है, तो जितने भी अधिकतर प्राणी और पेड़ पौधे हैं उन सब में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका ही पाई जाती है। केवल इधर के कुछ जीवों को छोड़ दिया जाए, मोनरा, और इस मोनरा के अलावा कुछ और भी जीव होते हैं, तो उनमें ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।